हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। बच्चों, आज हम IOQC का प्रॉब्लम 3 करने वाले हैं। जो 2020-21 का पेपर हुआ था, पेपर 2 सब्जेक्टिव, उसके प्रॉब्लम 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है वहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर ईजिली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अभी हम आज स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम 3। तो देखो, प्रॉब्लम 3 में 3 ही सबसेट्स, 3 ही पार्ट्स पूछे गए थे और ये प्रॉब्लम जो बेस था वो था ओजोन के ऊपर। ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है ट्रोपोस्फियर में, उस पर बेस्ड, उसकी जो रिएक्शंस है, फॉर्मेशंस है, डीके है, उस पर बेस्ड जो था ये कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम था। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन दिया है, पहले तो कॉम्प्रिहेंशन चलो पढ़ लो एक बार। इन रीसेंट डिकेड्स ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन हायर कॉन्सेंट्रेशंस, पर्टिकुलरली इन अर्बन एटमॉस्फेयर्स एट कॉन्सेंट्रेशन अबव 70 ppb. Ozone is hazardous for our health and environment. Carbon monoxide, volatile organic compounds, hydroxyl radical, nitrogen dioxides are some of the major components of exhaust gases from vehicles in presence of near UV radiation. A series of reactions among these gases produce significant amount of ozone in atmosphere. ठीक है, सिंपल चीज़ें दी है कि कार्बन मोनोक्साइड और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, या फिर NOx की बात करें तो ये सब अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन को। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि जो आपको ये स्टेप्स दिए हैं 1 to 5 कुछ स्टेप्स दिए हैं, इन स्टेप्स में एक रिएक्शन सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और आपको क्या बताना है, A, B, C, D और E बताना है कि क्या क्या होगा, कौन कौन से रेडिकल ये होंगे, कौन सी स्पीशीज ये रहेगी। और एक चीज़ दी है उन्होंने हिंट के तौर पे कि कॉफिशिएंट्स चेंज नहीं होंगे स्पीशीज के, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स जो हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें, फर्स्ट में लिखा है CO + OH रेडिकल, COOH रेडिकल से रिएक्ट करके A और B बना रहा है। तो देखो, CO जो है OH रेडिकल से रिएक्ट करके CO2 बना रहा होगा और साथ में H रेडिकल बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट की स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट्स जो है वो सेम रहेंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के CO2 बना दिया और H का रेडिकल बना दिया। सब कुछ सेम है यहाँ पे। फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गई। सेकंड ये B होगा, ये A होगा, क्योंकि B जो है फिर H रेडिकल जो है बाद में दोबारा रिएक्ट कर रहा है किससे। अब मुझे कैसे पता किससे रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट से पता चलेगा। प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा है O2H रेडिकल, मतलब मुझे H रेडिकल तो ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है, किस चीज की कमी है, O2 की कमी है, तो ये क्या हो गया, C हो गया। क्लियर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, O2H रेडिकल। O2H रेडिकल जो है वो रिएक्ट कर रहा है NO के साथ टू फॉर्म D + E, और वो जो D कंपाउंड है, वो D कंपाउंड सनलाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है NO + O में। मतलब मुझे समझ में आ रहा है D जो है वो NO का कंपाउंड होगा और E जो है वो बच गया वो वाला होगा। तो D क्या हो जाएगा, NO जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बना लेगा और E हमारे पास OH रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि NO2 रेडिकल जो है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोज कर जाएगा टू गिव NO + ऑक्सीजन। क्लियर। तो A, B, C, D, E हमें पता चल गया है। A CO2 है, B H रेडिकल है, C O2 है, D NO2 है और E OH रेडिकल है। इजी था ये रिएक्शन सीक्वेंस, इतना टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था यहाँ पर हमारे पास ये। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो देखो, नेक्स्ट हमें दोबारा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। उस इन्फॉर्मेशन में ये बोला है कि NO ओजोन के साथ रिएक्ट करके NO2 + O2 बनाता है और जो ऑक्सीजन रेडिकल्स एयर में मिलते हैं वो NO2 को दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, NO में। मतलब NO ओजोन के साथ रिएक्ट करके NO2 + ऑक्सीजन बनाता है और NO2 जो है दोबारा NO में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग फ्री रेडिकल्स। क्लियर। तो आगे हमें क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस सीजन्स का ग्राफ गिवन है। सॉरी, पहले आपको फैक्ट्स गिवन है, कुछ फैक्ट्स गिवन है। इफेक्ट है मतलब ये आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा से लिए गए फैक्ट हैं कि ऐसा होता ही है। जैसे कि मैं अगर पहला फैक्ट देखूं कि डे टाइम में इट इज सनलाइट रादर देन हाई टेम्परेचर दैट लीड्स टू मोर फ्री रेडिकल प्रोडक्शन। जब हम लोग दिन की बात करें और रात की बात करें तो दिन के केस में
जो सनलाइट है वो हेल्प करती है टू फॉर्म मोर फ्री रेडिकल्स, ठीक है। हाई टेम्परेचर इसको इफेक्ट नहीं करता, बट सनलाइट जो है वो रेडिकल फॉर्मेशन में हेल्प करती है एज कंपेयर टू नाइट, ठीक है। तो ये जो है ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये R1 से R7 तक सारे के सारे क्या दिए हैं, हमें फैक्ट्स दिए हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी तो हम इंफॉर्मेशन ही डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पे नहीं आए हैं। अब आपको क्या दिया है, अब आपको ग्राफ दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, NOx और ओजोन के पुणे सिटी में जो एयर है उसको उसमें कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं उसको रिकॉर्ड किया गया, उसके ग्राफ दिए गए हैं यहाँ पर। और टाइम 0 यहाँ पर मिडनाइट है, टाइम 0 इज मिडनाइट से शुरू किया है। फिर उसके बाद जो वर्टिकल लाइन है वो कॉन्सेंट्रेशन है और हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम है। मिडनाइट 0 मतलब ये रात के 12 बजे से शुरू हो रहा है ये ग्राफ यहाँ पे, ठीक है। और डिफरेंट सीजन्स में दिया है, जैसे मई में दिया है जब समर होगा, जुलाई में दिया है मानसून में, नवंबर विंटर में। मतलब हर एक स्पीशीज़ के लिए, जैसे कि अगर मैं CO की बात करूँ तो CO के लिए मुझे ग्राफ गिवन है 3 अलग अलग सीजन में, और साथ में उनका कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है, मतलब पूरे दिन का, एक दिन का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम गिवन है। ऐसे ही CO के लिए गिवन है, फिर NOx के लिए गिवन है, फिर O3 के लिए गिवन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये बोला है कि जो ऊपर इंफॉर्मेशन आपको दी है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको 5 स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको 5 स्टेटमेंट्स दी हैं, और वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट भी हो सकती हैं और इनकरेक्ट भी। आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको इन 5 स्टेटमेंट्स में से सेलेक्ट करना है कि कौन सी करेक्ट होगी, कौन सी इनकरेक्ट होगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि किस बेसिस पे आपने बोला कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मतलब जो आपको फैक्ट गिवन थे R1 से R7, उन फैक्ट के बेसिस पे, और जो आपको ग्राफ गिवन है G1 से G9, इन ग्राफ्स के बेसिस पे, इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को बेसिस लेके आपको प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट S1 से S5 करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी। तो देखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट 1, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं करेक्ट ले लेती हूँ स्टेटमेंट्स, यहाँ पर इनकरेक्ट, या फिर आप ऐसा करो एक स्टेटमेंट वाइज कर लेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर डज नॉट अफेक्ट ओजोन कॉन्सेंट्रेशन। एयर में वाटर वेपर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ओजोन पर असर नहीं डालती। तो देखो पहले तो फैक्ट्स पे चलते हैं, ये रहे फैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ फैक्ट्स की, मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ। तो इसमें अगर आप R4 देखो, R4 फैक्ट देखो, तो R4 फैक्ट जो है उसमें लिखा है एसिडिक गैस जो है वो एटमॉस्फेरिक वाटर से रिएक्ट करके ग्राउंड वाटर में आ जाती हैं। मतलब जो NO, मतलब जैसे मान लो मैं NO का एग्जांपल ले लूँ, NO गिवन है यहाँ पे, NO के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, NO2 है या फिर NO है, वो वाटर से रिएक्ट करके एसिडिक कंपाउंड बना के पानी के साथ आ जाते हैं, जिसे हम एसिड रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो ऐसा होता है, मतलब NO की कॉन्सेंट्रेशन घट गई, NO की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया, और NO जो है वो अफेक्ट करती है किसको, ओजोन के प्रोडक्शन को भी और ओजोन के डीके को भी। हमने पहले भी रिएक्शन देखी थी कि ओजोन के फॉर्मेशन को NO और NO2 जो है वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट या फिर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनडायरेक्टली पानी की वजह से चेंज हो रही है तो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन में भी असर आएगा। तो कौन सा फैक्ट जो है वो इसको इनकरेक्ट प्रूफ करेगा, R4 जो है वो इसको इनकरेक्ट प्रूफ करेगा। तो S1 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब कि हम लोग बोले करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि वाटर वेपर की अमाउंट जो है एयर में वो अफेक्ट करेगी ओजोन कंसेंट्रेशन को, इनडायरेक्टली करे बट कर रही है। क्यों इनकरेक्ट है, R4 के बेसिस पे। फिर ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में CO का तो काम नहीं है, NO ही देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने बोला ना कि NO के बेसिस पे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर की घट रही होगी, ठीक है, क्लियर। तो देखो अगर मैं बात करूं G6 ग्राफ की और G9 ग्राफ की, या फिर आप बात कर लो G5 की, NO2 कॉन्सेंट्रेशन देखो डिक्रीज, अच्छा मॉनसून वाला लेना पड़ेगा ना, ये मॉनसून वाला है,
मॉनसून वाला चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बारिश पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो देखो पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो NO की अमाउंट डिक्रीज कर गई एज कम्पेयर टू समर और एज कम्पेयर टू विंटर और समर के कंपैरेटिवली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मॉनसून में डिक्रीज कर जाती है। और अगर ऐसा होता है तो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन भी देखो इसके कंपैरेटिवली और इसके कंपैरेटिवली क्या है, कम है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मॉनसून में पानी एसिड जो पानी होता है, पानी की वजह से, रेन की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है, जिसके कारण हमारे पास ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन पे भी अफेक्ट आता है। तो हम कौन कौन सा ग्राफ है जो ये प्रूफ कर रहे हैं बात, G5 और G8। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ में कौन सा ग्राफ प्रूफ कर रहा है कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, G5 एंड G8। आई थिंक दिस इज क्लियर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल तो है बट थोड़ा सा मतलब अलग है, डिफरेंट है ना। तो सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, उनका एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर आपको ग्राफ भी देखना आना चाहिए। और ग्राफ 9 ग्राफ है आपके पास, तो 9 के 9 ग्राफ आपको चेक करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ग्राफ से डायरेक्ट वो इंटरप्रेट कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 बोला है कि NO2 और NO का रेशियो, NO2 और NO का रेशियो ज़्यादा होता है। देखो मैं लिख के बताती हूँ यहाँ पे, NO2 और NO का रेशियो ज़्यादा है 8 PM पे एज कंपेयर टू 8 AM। मतलब सुबह से, अगर मैं सुबह की बात करूँ और मैं शाम की बात करूँ तो सुबह से कॉन्सेंट्रेशन जो है शाम को ज़्यादा है। तो कैसे पता चलेगा मुझे? तो देखो पहले तो फैक्ट्स पे चलते हैं। पहला ही फैक्ट पढ़ो, ड्यूरिंग डे टाइम इट इज सनलाइट रादर देन हाई टेम्परेचर दैट लीड्स टू मोर रेडिकल फॉर्मेशन एज कंपेयर टू दैट ड्यूरिंग नाइट टाइम। इसमें क्या बोला है कि जब दिन का टाइम होगा तो मोर रेडिकल फॉर्मेशन होगा एज कंपेयर टू नाइट के। अगर मोर रेडिकल फॉर्मेशन होगा तो देखो मोर रेडिकल फॉर्मेशन अगर मेरे पास हो रहा है तो यहाँ पर ये मोर रेडिकल फॉर्मेशन मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है ना, ऑक्सीजन रेडिकल ज़्यादा बन रहा है एयर में। अगर ऐसा हो रहा है तो NO2 के साथ वो रिएक्ट करके NO बनाता रहेगा, NO2 से रिएक्ट करके NO बनाता रहेगा, मतलब NO का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और NO2 का घट रहा है। NO का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, NO2 का डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं NO2 की और NO की रेशियो की बात करूँ तो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर NO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा, सॉरी घट रहा होगा और NO कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा तो इसकी ओवरऑल रेशियो घट जाएगी। क्यों घटी? क्योंकि मोर रेडिकल फॉर्मेशन है ड्यूरिंग डे टाइम एज कंपेयर टू नाइट। आया समझ में? तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो R1 जो है इस बात को प्रूफ कर रहा है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डे टाइम में रेडिकल फॉर्मेशन ज्यादा होगा जिसके कारण NO जो है वो NO2 जो है वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा। एज क्लियर? अब बात करते हैं ग्राफ की। अब हाँ जी, अब मैं अगर ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ देखते हैं जरा। ग्राफ देखो, ग्राफ जो है या तो आप G4 यूज कर सकते हो या G6 यूज कर सकते हो। मॉनसून वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसमें कॉन्सेंट्रेशन का गैप बहुत कम है, तो इंटरप्रिटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, G4 की बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 8 AM पे, क्योंकि ये 12 बजे शुरू हो रहा है ना मिडनाइट में, तो ये 8 AM होगा नीचे, ठीक है 8 AM होगा। 8 AM पे कॉन्सेंट्रेशन जो है NO की मतलब NOx की ज़्यादा है, NOx की कॉन्सेंट्रेशन 8 AM पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 8 PM। और अगर मैं ओजोन की बात करूं तो ओजोन के केस में कॉन्सेंट्रेशन 8 AM पे कम है और 8 PM पे ज़्यादा है, 8 PM पे ज़्यादा है। तो अब देखो कॉन्सेंट्रेशन NO किसकी, ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन 8 PM पे क्या है, ज़्यादा है। तो अगर ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन 8 PM पे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ओजोन यहाँ पर NO से रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब NO की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 8 PM पे कम है। NO की कॉन्सेंट्रेशन 8 PM पे कम है और NO2 की ज़्यादा है, और यही तो हम बता रहे हैं कि NO2 और बाय NO जो है 8 PM पे ज़्यादा होगा। तो कौन कौन से ग्राफ ये प्रूफ कर रहे हैं, G4 G7 या फिर आप बोल सकते हो G6 G9। दोनों में से कोई भी ग्राफ अगर आप लिख के आते तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता। अब आगे स्टेटमेंट S3 पे चलते हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इन द मंथ ऑफ नवंबर is an evidence of higher production rates of gases than in the month of May। CO का प्रोडक्शन नवंबर में ये प्रूफ करता है कि बहुत हाई प्रोडक्शन होगा गैसेस का एज कंपेयर टू इन मंथ ऑफ
में। तो देखो पहले तो फैक्ट देखते हैं। तो इसमें जो है कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं इस चीज को डिनाई करेंगे। तो देखो R2 पढ़ो, कोल्डर डेज हैव लोअर कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। कोल्डर मतलब ठंड के दिनों में कन्वेक्शन करंट जो है हवा में वो कम रहता है, जिसकी वजह से लोअर मिक्सिंग हो पाती है और डाइल्यूशन गैसेस का कम हो पाता है। मतलब कि प्रोडक्शन जो है वो गैसेस का कम हो पाएगा, क्योंकि कोल्डर डेज में कन्वेक्शन जो करंट रहता है वो कम रहता है, डिफ्यूजन गैसेस का कम रहता है। ठीक है, तो एक तो R2 फैक्ट हो गया कि ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, R7, स्लोप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ गैस। जो हम ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ जो है ये इंडिकेट कर रहा है डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन रेट एंड डीके रेट। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, जैसे dP/dt हम पढ़ते हैं या dA/dt हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं ना कि अगर कोई स्पीशीज है वो बन भी रही है रिएक्शन में और टूट भी रही है, तो हम उसका नेट रेट निकालते हैं, प्रोडक्शन माइनस टूटना मतलब डीके वाला। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है कि जो ये स्लोप है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो ये शो क्या कर रहा है हमें, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर डिफरेंस है ये प्रोडक्शन वर्सेस माइनस डीके का। क्लियर, तो R2 और R7 जो है वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। नवंबर के दिनों में CO का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन रेट नहीं करता। अब कौन कौन सा ग्राफ इसको प्रूफ करेगा, तो देखो CO का ही प्रूफ करेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो देखो इसको हम फैक्ट को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, G1 और G3 की हेल्प से कर सकते हैं। G1 और G3 की हेल्प से हम ये ग्राफ प्रूफ कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, G1 G3। अब आगे चलते हैं S4 स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ ओजोन बिल्डअप इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने पे ओजोन जो है उसका रेट जो है बढ़ जाएगा फॉर्मेशन का। तो देखो फैक्ट देखो, पहले जाके फैक्ट देखेंगे। पहला फैक्ट ही हो गया कि दिन के टाइम पे रेडिकल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो ओजोन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट तो यही हो गया। फिर ऊपर से 7th हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है प्रोडक्शन रेट माइनस डीके रेट देता है, तो R1 और R7। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों इनकरेक्ट है, तो देखो फर्स्ट वाला अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले में दिया है डे टाइम पे सनलाइट जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर है कंपैरेटिवली सनलाइट जो है वो अफेक्ट करेगी, ना कि टेम्परेचर। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दी कि इनकरेक्ट है, इस फैक्ट की वजह से है। अब हम ओजोन का बिल्डअप देख लेते हैं ज़रा। ये मई का है और ये नवंबर का है। तो आप देख सकते हो इस वाले केस में देख लो मई में गर्मियों में, और नवंबर के केस में देख लो फॉर्मेशन, नवंबर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू मई। तो G7 G9 जो है ये प्रूफ कर रहा है कि ओजोन का बिल्डअप टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। फिर S5 की बात करें, ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ओजोन का ड्यूरिंग डे टाइम इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ NOx एंड CO। देखो डे टाइम में ओजोन का लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा रहता है NOx और CO। अब तो ये रट गया होगा स्टेटमेंट कि R1 वाला स्टेटमेंट आएगा कि दिन में मोर रेडिकल फॉर्मेशन होने के कारण ओजोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। R1 इसको बता रहा है। ग्राफ कौन कौन से हैं जो ये प्रूफ करेंगे, तो देख लो आप कोई भी 3 ग्राफ ले लो, G1 G4 G7 ले लो। तो अगर मैं G1 G4 G7 लूँ तो देखो कॉन्सेंट्रेशन CO का कॉन्सेंट्रेशन देखो G1 में, फिर G4 में देखो और फिर G7 में देखो। G7 में अगर आप देखो तो कॉन्सेंट्रेशन रात को देखो कम है, फिर दिन में इंक्रीज कर रहा है। क्लियर, एज कंपेयर टू COs और NOx। तो G1 G4 G7 सेम आप विंटर्स वाला भी ले सकते हो, विंटर्स वाला G3 G6 G9 लेके भी करोगे तो सेम स्टेटमेंट आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, आपको अच्छे से स्टेटमेंट्स को पढ़ना था, समझना था और ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या दिया है कि इंफॉर्मेशन दी है आपको, उसमें ये बोला है कि ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए कुछ बच्चों ने 10 ml सॉल्यूशन 0.06 mKi का ऐड किया
बोरिक एसिड ऐड किया और वाटर ऐड किया, और फिर उन्होंने ट्राई आयोडाइड जो बनेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखी तो वो इतनी आ रही थी जब 5 लीटर एयर को बबल कराया गया। तो आपको ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो और फिर कॉन्सेंट्रेशन ओजोन की बताओ। तो पहले तो ये देखते हैं कि ओजोन जो है वो I- से रिएक्ट करेगा, Ki ऐड किया है तो इससे ही करेगा ना, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो, नॉर्मल रिएक्शन है, आपने पढ़ी होगी ओजोन के केसेस में। ओजोन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा टू गिव I2 और खुद रिड्यूस हो जाएगा टू गिव O2। अब इसको बैलेंस करेंगे, 2 आयोडीन यहाँ है तो 2 आयोडाइड आयन हो जाएंगे, फिर ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर से बैलेंस करेंगे 2H+। ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो आ गया है। अब पूछा है ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन इन ppb पार्ट्स पर बिलियन, तो कैसे बताएंगे? तो देखो कॉन्सेंट्रेशन I3- की गिवन है। अच्छा I3- कैसे बना होगा? I2 जो है वो एक्सेस I- जो प्रेजेंट होगा उसमें डिसॉल्व हो जाएगा टू गिव ट्राई आयोडाइड आयन। ठीक है, अब पूछा है कॉन्सेंट्रेशन I3- की दी है आपको 2.6 माइक्रोमोल लीटर इनवर्स। तो ध्यान रखेंगे माइक्रोमोल दिया है, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे 2.6 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर? अब ये जो आया है ये 1 लीटर में आया है, ये 1 लीटर में मोल आए हैं ट्राई आयोडाइड आयन के, बट हमें किस में निकालने हैं? 10 ml में। तो 10 ml में कितने मोल हो जाएंगे? अगर 1000 ml में 2.6 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स हैं तो 10 ml में कितने हो जाएंगे? 2.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 डिवाइड बाई 10⁻3। तो आंसर इज 2.6 इंटू 10⁻8 मोल्स। हमारे पास ट्राई आयोडाइड आयन के मोल्स आ गए 10 ml में। ठीक है, तो इतने ही मोल्स होंगे किसके? O3 के, क्योंकि देखो 1 मोल O3 जो है वो 1 मोल I3- प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? तो जितने मोल्स I3- के हैं उतने ही मोल्स किसके होंगे? ओजोन के होंगे। ठीक है, मोल। अब जो मोल आए हैं उससे मास निकाल लेंगे ओजोन का, क्योंकि पीपीबी में बताना है ना, और पीपीबी में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास ऑफ ओजोन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ एयर इंटू 10⁹ करेंगे तो अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये मास ऑफ ओजोन कितना हो जाएगा? 2.6 इंटू 10⁻8 इंटू 48। ठीक है, यहाँ से आपका मास आ जाएगा ग्राम में ओजोन का। क्लियर? ठीक है, अब ये जो ओजोन के मास आया है ये 5 लीटर में आया है, तो अब आपको इसी 5 लीटर एयर के नंबर ऑफ मोल्स और मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल मास एयर हमें रखना है नीचे। तो मोल्स कैसे निकालेंगे एयर के? PV/RT करके। प्रेशर आपको गिवन है 180 m। देखो जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन थी तो यहाँ पर आपको गिवन था 180 m प्रेशर और टेम्परेचर 298 केल्विन। वॉल्यूम 5 लीटर गिवन है, R 0.0821 हो जाएगा और टेम्परेचर 298 केल्विन। तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे किसके? एयर के। क्लियर? तो इतना कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय 0.0 या 1/12 भी लिख सकते हो। ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और नहीं जाएगा 12 बाय में 298। इसको सॉल्व कर लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वहां से मास ऑफ एयर निकालेंगे। मास ऑफ एयर कैसे आएगा? मोल्स ऑफ एयर माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर। अब आप सोच रहे हो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर कैसे निकालें? तो ये आप पढ़ते हो, मोल कंसेप्ट में पढ़ते हो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना। एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते हो एयर का, ऐसा क्वेश्चन आप करते भी हैं। कैसे निकालेंगे? आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है? कि हमारे पास 79% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे ही गिवन नहीं है, उसका यूज है। तो 79 इंटू 28 मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, जो गिवन परसेंटेज है नाइट्रोजन का, इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस गिवन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इंटू मोलर मास ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज। तो यहाँ से एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। उस एवरेज मॉलिक्यूलर मास को हम यहाँ पुट कर देंगे, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर कर देंगे, तो मास ऑफ एयर आ जाएगा 5.9 ग्राम के अराउंड। सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्लियर? तो हमारे पास क्या हो गया? पीपीबी में कितना परसेंट कंसंट्रेशन आएगा? 2.6 इंटू 10⁻8 इंटू 48
मास ऑफ ओजोन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ एयर इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि पीपीबी निकालना है। अगर पीपीएम निकालना होता तो 10 की पावर 6 होता, पीपीबी में 10 की पावर 9 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 211 पीपीबी के अराउंड। तो ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। क्लियर? आपको नॉर्मल जो मोल में आप स्टोशियोमेट्री पढ़ते हो वही लगाना था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। पहले रिएक्शन लिखनी थी, फिर ट्राई आयोडाइड आयन के मोल निकालने थे, फिर वो ओजोन के बराबर हो जाते, फिर आपको ये देखना था कि एयर का मास कैसे आएगा, तो वहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स एयर आना था, फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इंटू करके मास ऑफ एयर। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम 3rd थी जो हमने सॉल्व कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम 4 स्टार्ट करेंगे। कीप लर्निंग एंड ऑल दी बेस्ट।